हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। टॉपिक है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पे जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या है। क्या जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति एक काल्पनिक आदर्श था। स्पष्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति का संचालन प्रसिद्ध सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने किया, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधारणा के बीच गांधीवादी विचारधारा में विद्वान थे। अगर हम बात करें कि जयप्रकाश नारायण के जो सर्वोदय पर जो विचार थे वो गांधीवादी विचारधारा में विद्वान थे, और ये गांधी जी की जो विचारधारा थी सर्वोदय की, उसको इन्होंने स्वीकार किया। ये क्रांति 7 क्रांतियों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक आदि का बौद्धिक का संयुक्त रूप है। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति के 7 घटकों की जो बात करी है वो यही 7 क्रांतियाँ हैं। इस स्वरूप के कारण उसके सदैव चलते रहने की संभावना है। उसके फलस्वरूप विशेष रूप से व्यक्ति जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। अगर हम 7 क्रांति जीवन में संपूर्ण क्रांति को अपनाएंगे और संपूर्ण क्रांति के अंदर जो 7 क्रांतियाँ हैं उस क्रांतियों के आधार पर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये स्थायी क्रांति है और बड़े से बड़े उद्देश्यों के लिए बढ़ती रहेगी। और जयप्रकाश नारायण ने बोला कि जो संपूर्ण क्रांति है ये एक स्थायी क्रांति है और ये अपने उद्देश्य के लिए ये जारी रहेगी। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के स्रोत मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो संपूर्ण क्रांति थी इसके प्रेरणादायक कार्ल मार्क्स की विचारधारा और गांधीवादी विचारधाराओं का समावेश पाया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी वर्तमान समक्ष और परंपरागत तकनीक से खुश नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जो प्राचीन काल की जो परंपरागत तकनीक है उसे छोड़कर हमें आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए, इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए। वे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से सभी अवधारणाओं के विशिष्ट तत्वों को अपनाकर देश में निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, और वे चाहते थे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव हो। और वे गांधी जी के समान अहिंसात्मक तरीके के समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि समाज में जो परिवर्तन हो वो हिंसा के द्वारा ना हो, बल्कि अहिंसात्मक और सत्य के मार्ग के आधार पर हो। वे नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था हो उसका विकेंद्रीकरण हो। इसका मतलब जो सत्ताधारी जो सत्ता है देश की वो किसी एक के हाथ में ना होकर वो जनता में और शासन के विभिन्न अंगों में बटी होनी चाहिए, जिससे समाज का सर्वगुण विकास हो सके। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी संपूर्ण क्रांति लानी होगी जिसमें तत्कालिक समस्याएं सुलझा सके। तो वो ऐसी क्रांति का समर्थन करते थे जो तत्कालिक जो समस्या है, जो आज वर्तमान की जो समस्या है उस समस्या को दूर करके समाज में बदलाव ला सके। तो ऐसी क्रांति को उन्होंने संपूर्ण क्रांति को स्वीकार किया, और संपूर्ण क्रांति में उन्होंने 7 क्रांतियों की व्याख्या की, और वे इस परिवर्तन के बाद नए समाज का उदय करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम संपूर्ण क्रांति शब्द का उल्लेख अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ क्लासफी में किया। उन्होंने लिखा था, यद्यपि वर्ग विरुद्ध वर्ग का संघर्ष मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच प्रतिद्वंद्वता है। उन्होंने बोला समाज में जो बदलाव है, समाज में 2 वर्ग हैं, एक तो शक्तिहीन वर्ग है और एक है आपका पूंजीपति वर्ग। इसलिए उन्होंने बोला कि पूंजीपति वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग और कमजोर वर्ग के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद्विता छिड़ी रहती है। प्रतिद्वंद्विता मतलब होता है दोनों में संघर्ष छिड़ा रहता है, परंतु संघर्ष अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पर पहुंचने पर संपूर्ण क्रांति कहलाता है। और जब ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है तो समाज में जो परिवर्तन आता है उसी को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। तो इस तरह से हमने संपूर्ण क्रांति के बारे में जाना। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण क्रांति एक काल्पनिक आदर्श है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो आता है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति एक कल्पना आदर्श है, काल्पनिक आदर्श है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति की बात की वो क्या एक कल्पना पर है या व्यवहारिक है। तो यद्यपि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने का प्रयास किया था, इसका व्यापक रूप था, परंतु इससे व्यवहारिकता का अभाव था, क्योंकि जो संपूर्ण क्रांति जो थी वो काल्पनिक या सैद्धांतिक थी, ना कि व्यवहारिक। इसको निम्नलिखित तत्वों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला, संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों का संयोजन है। जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने बताया कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों का समावेश है। इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत था। एक व्यक्ति को सबके विषय में व्यवहारिक जानकारी रखना संभव नहीं लगता। सभी क्षेत्रों में छूने से किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिकता नहीं दिखाई दी। ये सभी क्रांतियाँ आदर्श मात्र थीं। उन्होंने इस 7 क्रांतियों की बात तो की, लेकिन 7 क्रांतियाँ थी वो एक आदर्श के रूप में थी, ना कि वो व्यवहारिक थी। नेक्स्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो थी एक आदर्शवादी क्रांति थी। दूसरा है, घनश्याम शाह ने बताया कि क्रांति को समाज में स्पष्ट रूप देने का प्रयास नहीं किया गया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात तो कही, लेकिन स्पष्ट रूप नहीं मिल पाया इसका। जयप्रकाश नारायण जी ने उस समाज की कोई रूपरेखा नहीं और ना ही क्रांति की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा की। बस उन्होंने संपूर्ण क्रांति और क्रांति के घटकों की बात की, और उन्होंने ये नहीं बताया कि संपूर्ण क्रांतियों को किस अवस्थाओं से होकर गुजरना चाहिए और उसकी रूपरेखा क्या है, और ये स्पष्ट भी नहीं किया कि भूमि किस प्रकार विकसित होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक आदर्श पर आधारित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जयप्रकाश नारायण ने निम्न स्तरों पर लोगों की समितियों के निर्माण का सुझाव दिया है, परंतु लोगों की इन समितियों की संकल्पना लोगों की शक्ति के अंग के रूप में की गई है, परंतु उन्होंने इस प्रकार की समितियों को बनाने या बनवाने का भी कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्तियों को समितियों के आधार पर समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने समितियों की बात तो की, लेकिन समिति बनवाने और बनाने पर जोर नहीं दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी वह अव्यवहारिक आदर्श थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। बस वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए गांधीवादी और मार्क्सवाद की विचारधारा को स्वीकार करते गए। नेक्स्ट पॉइंट है, विचार जयप्रकाश नारायण ने अनेक क्रांतियों के लिए योजना बनाई, परंतु ये योजनाएं व्यवहारिक न होने से उनकी क्रांति असफल हो गई। जहां सामान्य लोगों को स्थान देना चाहिए वहां राजनीतिक दलों का इस शासन चलता रहा। तो इन्होंने अपनी क्रांति के माध्यम से योजना बनाई, लेकिन वो योजनाएं असफल रही। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, जयप्रकाश नारायण की लोक नीति मूल रूप से एक अव्यवहारिक राम राज्य की संकल्पना थी, जो राजनीति का स्थान नहीं ले सकी। फलस्वरूप उसकी संपूर्ण क्रांति सफल नहीं हो सकी और ये अव्यवहारिक आदर्श के रूप में मौजूद हुई। ये जो हमने बात करी, संपूर्ण क्रांति एक अव्यवहारिक आदर्श थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके अपना हमने विस्तार से जाना, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये को टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। चलिए स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।